साथियों नमस्कार। हम राजस्थान के इतिहास पढ़ रहे थे और राजस्थान के इतिहास में हम सांबर के चौहान वंश के बारे में अध्ययन कर रहे थे। और पिछली 6 कक्षाओं में हमने जो सांबर का चौहान वंश है, उस चौहान वंश की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, उसका मूल स्थान कौन सा था और उसके आदि पुरुष कौन है, और उसके पश्चात ये जो इस वंश है सांबर के चौहान, इस वंश के जो प्रारंभिक शासक है जैसे वासुदेव चाहमान से लेकर हमने अरुणराज तक जितने भी शासक हुए हैं उन सभी शासकों के बारे में हमने व्यवस्थित अध्ययन कर लिया है। अब हम अरुणराज से लेकर पृथ्वीराज चौहान तृतीय, इनके मध्य जितने भी शासक हुए हैं, जो एक सांबर के चौहानों के शासन काल में जो उथल पुथल का दौर आया है, उनके बारे में अध्ययन करने का प्रयास हम कर रहे थे। और उसी कड़ी में हमने विग्रह चतुर्थ के बारे में भी अध्ययन कर लिया है। अब विग्रह चतुर्थ के बाद में आने वाले शासक है, उनके बारे में अध्ययन हम इस कक्षा में करने का प्रयास करेंगे। आगे के शासकों के बारे में अध्ययन करने से पूर्व हम अरुणराज के बाद में जो शासक आए हैं उनके वंशक्रम को हम देख लेते हैं, तो हमें आसानी से सारा का सारा इतिहास समझ में आ जाएगा। जैसे कि आप सब जानते हैं, जो अरुणराज थे वे 1113 से लेकर 1153, और कुछ पुस्तकों में यह कालक्रम हमारे 1155 तक मिलता है, इन्होंने शासन किया था। और अरुणराज का में इतिहास प्रसिद्ध 3 आपके पुत्रों के नाम ज्ञात होते हैं, एक जगदेव, फिर दूसरे पुत्र विग्रह चतुर्थ, और इनके तीसरे पुत्र था आपके सोमेश्वर। आप इस बात से परिचित हैं कि जगदेव ने ही अपने पिता अरुणराज की हत्या की थी, लेकिन जो जगदेव है अपने पिता का जो इन्होंने हत्या की है, उस कारण कई जो सरदार हैं इनको सांबर के चौहानों में शासक के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। और जगदेव की भी एक युद्ध में आपके मृत्यु हो चुकी थी। और जगदेव के उपरांत जो चौहानों के अगले शासक बने हैं वे थे आपके बिशल देव, जिन्हें हम विग्रह चतुर्थ भी कहते हैं। तो आप क्रम कैसे याद रखेंगे? सबसे पहले अरुणराज, अरुणराज के बाद में फिर आपके शासक बने हैं जगदेव, जगदेव के बाद में शासक बने आपके बिशल देव, बिशल देव ने आपके 1163 तक शासन किया था। अब आपके विद्यार्थियों, इसी विग्रह चतुर्थ के 2 पुत्र थे, एक का नाम था अपर गांगे और एक का नाम था आपके नागार्जुन। विग्रह चतुर्थ के बाद में उन्हीं के पुत्र थे जिनका नाम था अपर गांगे, ये शासक बने हैं। लेकिन अपर गांगे भी अधिक समय तक आपके शासन कार्य संभाल नहीं पाए, और जगदेव के जो पुत्र थे पृथ्वीराज सेकंड, उन्होंने अपर गांगे की हत्या कर दी। तो इस प्रकार अपर गांगे के बाद में जो अगले आपके चौहान के शासक बने हैं वे था पृथ्वीराज सेकंड, और ये आपके 1164 से लेकर 1169 तक आपके शासन कार्य संभालते रहे। क्योंकि पृथ्वीराज सेकंड आपके निसंतान मृत्यु हो गई, तो पृथ्वीराज सेकंड के बाद में नियमानुसार तो आपके जब अगले शासक होते हैं वो आपके नागार्जुन होने चाहिए, लेकिन पृथ्वीराज सेकंड की निसंतान मृत्यु होने के बाद में अरुणराज के तीसरे और अंतिम पुत्र थे आपके सोमेश्वर, उनको आपके शासन कार्य दिया गया। तो पृथ्वीराज सेकंड के बाद में जो अगले शासक बने थे वे थे सोमेश्वर चौहान, और ये आपके 1169 से लेकर 1177 तक आपके शासक रहे। और सोमेश्वर के ही 2 पुत्र थे, पृथ्वीराज तृतीय जो विश्व प्रसिद्ध है, और दूसरे पुत्र थे इनके हरिराज। तो जब सोमेश्वर की मृत्यु हो जाती है 1177 में, तो मात्र 11 वर्ष की आयु में आपके सांबर के चौहानों की जो गद्दी संभालते हैं वो पृथ्वीराज तृतीय हैं, और ये आपके 1177 से लेकर आपके 1192 तक आपके शासन कार्य संभालते हैं। क्योंकि नागार्जुन को शासन कार्य संभालने का मौका नहीं मिला, तो जब हम पृथ्वीराज तृतीय के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे इसी नागार्जुन ने पृथ्वीराज तृतीय का विरोध किया था। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन इस स्लाइड में आप आसानी से समझ गए होंगे कि कौन सा शासक है, किस क्रम पर आपके शासन कार्य कर रहा है। पिछली कक्षा में हमने आपके विग्रह चतुर्थ के बारे में पढ़ लिया था। अब हम विग्रह चतुर्थ के बाद में जो अगला शासक बन रहा है आपके अपर गांगे, उसके बारे में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। और आप सब जानते हैं जो अपर गांगे है, इनके बारे में हमें एग्जाम की दृष्टि से यही बात ध्यान रखनी है कि जो इनकी हत्या है वे पृथ्वीराज द्वितीय ने की थी, जिसके बारे में भी हमने हाल ही में पढ़ लिया था कि जो पृथ्वीराज सेकंड है इन्होंने ही गद्दी प्राप्त करने के लिए अपर गंगे की हत्या कर दी थी। और जब अपर गंगे की हत्या हुई है तो अगले शासक बने आपके पृथ्वीराज सेकंड, और इनका कालक्रम रहेगा आपके 1164 से लेकर 1169 तक। हालांकि परीक्षा में आजकल ऐसे सवाल नहीं पूछते हैं कि कौन से शासक ने किसकी हत्या की है, या किस शासक ने किस शासन या किस कालक्रम तक आपके शासन किया है। ऐसे जो प्रश्न थे वो आज से 5 से 7 साल पहले जो एग्जाम होते थे उनमें पूछते थे। आजकल आरपीसी ऐसे प्रश्न आपके पूछती नहीं है। अब पृथ्वीराज सेकंड के बारे में हमें एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन सी बातें याद रखनी है वो हम जानने का प्रयास करते हैं। जो आपके जहाजपुर परगना है वहां से हमें एक अभिलेख प्राप्त हुआ इनका, और इस अभिलेख में इनकी विजयों का उल्लेख है। ये वही विजय है जिससे हमें पता लग रहा है कि इन्होंने अपर गंगे की हत्या की थी। तो जो हत्या की जो बात है और जो गद्दी प्राप्त करने की जो बात है वो हमें जहाजपुर परगने से प्राप्त अभिलेख से मिल जाती है। पृथ्वीराज सेकंड के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सतलज तट पर जो पंचपतन राज्य है
उसको जीतने का श्रेय इनको मिलता है। और इनकी पत्नी थी आपकी सोहावे देवी, जिनके द्वारा सोहावेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। पृथ्वीराज सेकंड है, इनके बारे में कहा जाता है कि जो बिजोले जो भीलवाड़ा के अंदर है, वहां पर एक पार्श्वनाथ जी का मंदिर है। और पार्श्वनाथ जी मंदिर के जो निर्वाह के लिए उन्होंने एक आपके गांव को अनुदान दिया था, और वो गांव था आपके मोरजरी। कहने का तात्पर्य हो गया जो पार्श्वनाथ मंदिर है उसमें आपके शासन कार्य या हम कह सकते हैं जो धार्मिक गतिविधियां होती है उसी प्रकार से चले, उसके लिए उन्होंने मोरजरी गांव को अनुदान में दिया था। और हम इस बात को पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो पृथ्वीराज सेकंड है उनकी निसंतान मृत्यु हो चुकी थी। जब हम इस स्लाइड को देख रहे थे पहले वाली को, इसमें हमने कहा था कि पृथ्वीराज सेकंड की निसंतान मृत्यु हो चुकी है, और इस वजह से पृथ्वीराज सेकंड के बाद में अरुणराज के जो अगले पुत्र हैं सोमेश्वर, वो आपके शासन कार्य संभालते हैं। तो हम पृथ्वीराज सेकंड के बाद में जो अगले शासक के बारे में पढ़ेंगे वो है आपके सोमेश्वर चौहान। और सोमेश्वर चौहान का जो शासन काल था वह था विद्यार्थियों 1159 से लेकर 1177 तक। सोमेश्वर चौहान है, ये जो विद्यार्थी जो इनके बारे में 7-8 साल पहले एक आरपीसी का एग्जाम हुआ था, उसमें इनके बारे में एक बड़ा अजीब सा सवाल पूछा था कि वे कौन से आपके चौहान वंश के शासक है जिनका जो बाल्यकाल है वो चालुक्य दरबार में बीता। और क्योंकि हम ऐसे प्रश्न पढ़कर नहीं जाते हैं और ऐसे प्रश्न कई बार आरपीसी पूछ लेती है, तो इसको आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आप यहाँ पर ये जानने का प्रयास कीजिए कि जो सोमेश्वर चौहान है ये किन के पुत्र है। ये सोमेश्वर चौहान आपके अरुणराज के पुत्र हैं। और जो अरुणराज है उनका विवाह आपके चालुक्य वंश के राजा जो थे आपके सिद्धराज की आपके एक पुत्र थी जिनका नाम था आपके कांचन देवी। कांचन देवी से आपके अरुणराज का विवाह हुआ था, और इसी कांचन देवी से जो पुत्र उत्पन्न हुआ था उसका नाम था आपके सोमेश्वर। तो इस प्रकार से जो आपके गुजरात के जो चालुक्य हैं वहां पर सोमेश्वर चौहान का ननिहाल हो गया, और सोमेश्वर चौहान का ननिहाल आपके चालुक्य वंश का दरबार है, इसलिए चालुक्य वंश के दरबार में सोमेश्वर चौहान का बचपन आपके बीता था। तो हम उस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से भी सही कर सकते हैं, इसको रटने की आपकी आवश्यकता नहीं है। तो स्लाइड में यह लिख दिया गया है कि जो सोमेश्वर है वह अरुणराज और जो जयसिंह सिद्धराज है चालुक्य वंश के शासक, उनकी पुत्री कांचन देवी के पुत्र थे। और बाल्यकाल इनका ननिहाल चालुक्य दरबार में बीता था। और जब ये बाल्यकाल इनका बीत रहा था तो उस समय वहां के चालुक्य शासक आपके पहले जयसोम थे और फिर आपके कुमारपाल बने। जो सोमेश्वर चौहान है इनका विवाह त्रिपुरी मध्य प्रदेश में आता है, वहां पर एक वंश था स्थापित हुआ था कलचुरिया चेदी वंश, और कलचुरिया चेदी वंश के शासक थे अचलराज। अचलराज की पुत्री से आपके सोमेश्वर चौहान का विवाह हुआ था, और इसी अचलराज की पुत्री कर्पूर देवी से आपके 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे। एक का नाम था पृथ्वीराज चौहान तृतीय और दूसरे का नाम था आपके हरिराज। तो ये बात भी हमें पता लग गई है कि जो आपके पृथ्वीराज चौहान तृतीय हैं वे सोमेश्वर चौहान और आपके अचलराज की पुत्री कर्पूर देवी के आपके संतान हैं। इस बात को हमने इस स्लाइड में लिखने का आपके प्रयास किया है। सोमेश्वर चौहान है उनको प्रताप लंकेश्वर कहा जाता है, और सोमेश्वर चौहान ने जो अपना प्रधानमंत्री है जो केमास कदमवास, जो आपके केमास भी कहलाते हैं और कदमवास भी कहलाते हैं, और इनका नाम हम पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय भी पढ़ते हैं। तो उन्होंने अपना सारा शासन कार्य अपना प्रधानमंत्री केमास या कदमवास की सहायता से किया था। और जो इतिहास प्रसिद्ध बिजोली अभिलेख है वे भी आपके सोमेश्वर चौहान का माना जाता है। इस आपकी कक्षा में हम इस बिजोले अभिलेख के बारे में कुछ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमने एक अलग से कक्षा में बिजोले अभिलेख के संबंधित सारी बातों को पढ़ने का प्रयास किया है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको चौहान राजवंश की जितनी भी 6 कक्षाएं हैं उनके लिंक मिल जाएंगे, और जो बिजोले अभिलेख से जुड़ी एक कक्षा है उसका भी लिंक आपको दे दिया जाएगा। तो वहां से आप इस बिजोले अभिलेख के बारे में सारी बातों को आप आसानी से पढ़ पाएंगे और आप समझ पाएंगे। सोमेश्वर चौहान के बारे में कहा जाता है ये एक धर्म सहिष्णु शासक थे। अब धर्म सहिष्णु का तात्पर्य हो गया ये अपने धर्मों के साथ अन्य धर्मों का भी आपके ये सम्मान करते थे। जैसे ये खुद आपके स्वयं आपके शैव मत के थे। इन्होंने 5 मंदिर बनवाए जो पंचकल्प वृक्ष कहलाते हैं। इन्होंने वेदनाथ का मंदिर भी बनवाया जिसमें इन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश की मूर्ति स्थापित की। अब देखिए विद्यार्थी, जो शैव मत के जो अनुयायी होते हैं वे भगवान शिव की पूजा करते हैं, लेकिन इन्होंने वैष्णव धर्म से जुड़े आपके भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी की संबंधित भी मूर्ति यहाँ पर स्थापित करने का प्रयास किया है। तो इससे एक बात पता लग रही है कि इनमें जो धार्मिक सहिष्णुता वाला गुण आपके मौजूद था। अब सोमेश्वर चौहान की मृत्यु कैसे हुई है इनके बारे में 2 अलग अलग मत चलता है। जो लोकप्रिय मत है वो ये कहते हैं कि जो चालुक्य वंश के शासक है भीम द्वितीय, उन्होंने सोमेश्वर चौहान की हत्या कर दी थी। और कर्नल जेम्स टोड का मानना है कि जो भिला भीम है उन्होंने सोमेश्वर चौहान की हत्या की है 1177 में। और जब 1177 में इनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई तब इनके जो पुत्र थे आपके पृथ्वीराज चौहान तृतीय मात्र 11 वर्ष की आयु में चौहान वंश के आपके अगले शासक बने।
पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में पढ़ते वक्त हमें उनके केवल एक आपके आयाम के बारे में जानकारी नहीं रखनी। जब तक हम उनके सभी आयामों को हम नहीं पढ़ लेते तब तक इस बहुआयामी व्यक्तित्व को हम समझ नहीं पाएंगे। जब हम पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम इस बात की जानकारी लेंगे कि आखिरकार उनका प्रारंभिक जीवन कैसा रहा। फिर जब वो 1177 में शासक बने और 1178 तक उन्होंने अपने माता के अधीन शासन कार्य किया है, तो और 1178 में जब वो आपके 12 वर्ष के हो चुके हैं तो उन्होंने शासन कार्य स्वयं संभाला है। तो उनकी सबसे पहली प्रारंभिक विजय कौन कौन सी थी, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे उन्होंने अपने चचेरे भाई जो नागार्जुन है उसका दमन किया और कैसे एक उपद्रवी जाति जो भंडार उसका दमन किया। प्रारंभिक विजयों के बाद में पृथ्वीराज चौहान ने किस प्रकार से दिग्विजय नीति का अनुसरण किया, उस नीति का उद्देश्य क्या था, उसका लक्ष्य क्या था, वो नीति कहां तक सफल हुई और किस प्रकार से वही नीति उनके पतन के कारण भी बनी थी, उन सारी बातों की हम समीक्षा इस पॉइंट में करने का प्रयास करेंगे। आगे हम देखेंगे कि उनका किस प्रकार से तुर्कमेन संघर्ष हुआ। हम सब जानते हैं कि मोहम्मद गौरी के साथ उनके जो 2 युद्ध हुए हैं, तराइन का प्रथम और तराइन का द्वितीय युद्ध, जो कर्म से 1191 और 1192 में हुआ था, उन युद्धों के पीछे क्या कारण है, उन युद्धों के समय कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई हैं और इन युद्ध से क्या परिणाम निकले हैं, आखिरकार क्यों आपके पृथ्वीराज चौहान तृतीय इन युद्ध में पराजित हो गए हैं, वो बात भी हम इस सेगमेंट में जानने का प्रयास करेंगे। फिर हम देखेंगे कि हम पृथ्वीराज चौहान को केवल युद्ध तक सीमित नहीं रख सकते। इनके समय सांबर क्षेत्र, अजमेर क्षेत्र, इसका सांस्कृतिक विकास भी हुआ है। जैसे इनके दरबार में हमें जयानक महोदय, चंद्रबरदाई महोदय, पृथ्वी भट्ट, वागीश्वर, जनार्दन जैसे हमें साहित्यकार देखने को मिलते हैं। तो जो सांस्कृतिक उपलब्धि हैं, जो सांस्कृतिक वैभव है, उनको जब तक हम नहीं पढ़ेंगे तब तक पृथ्वीराज चौहान से जुड़ी बातें, सारी बातें हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो इन सारे हम आयामों को देखेंगे तभी हमें जो ये बहुआयामी व्यक्तित्व है हमें समझ में आएगा। अगर हम इनके प्रारंभिक जीवन की बात करेंगे तो अब आप इस बात को भली भांति जान चुके हैं और आपने पढ़ भी लिया है कि 1177 से लेकर 1192 के मध्य इनका आपके शासनकाल रहा है। और ये सोमेश्वर चौहान और कर्पूर देवी के संतान थे, जिनका जन्म 1166 में अनहिल पाटन नामक स्थान पर हुआ था। ये सामान्य सी बातें हैं और ऐसी बातें परीक्षा में नहीं पूछते हैं, लेकिन फिर भी जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। 1177 में जब ये शासक बने तब आपको ध्यान रखना है कि 3 अलग अलग पद बने हैं। 1177 से लेकर 1178 तक जब ये शासन कर रहे थे तब इनकी संरक्षिका की भूमिका इनकी माता कर्पूर देवी ने संभाली और जो इनके प्रधानमंत्री थे वो कदमवास बने। ये वही कदमवास हैं जो सोमेश्वर चौहान के समय प्रधानमंत्री की भूमिका निभा रहे थे। और जो सेनापति हैं वो भुवनेक मल थे। ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं, इनसे जुड़े प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। और 1 वर्ष बाद अर्थात 1178 में इन्होंने शासन कार्य स्वयं अपने हाथ में ले लिया, क्योंकि जो कदमवास है वो इनकी जो दिग्विजय नीति है वो उनके समर्थन नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उन्होंने कदमवास की जगह प्रताप सिंह को अपना प्रधानमंत्री बनाया, ताकि जो उनकी दिग्विजय की नीति है उसका अनुसरण किया जा सके और उसको पूर्ण किया जा सके। और यह प्रश्न भी पूछा गया कि कदमवास की जगह पृथ्वीराज चौहान ने किस व्यक्ति को अपना प्रधानमंत्री बनाया, तो उनका नाम हो जाएगा आपके प्रताप सिंह। अगर हम इनकी सैनिक उपलब्धियों की चर्चा करें तो उनकी सैनिक उपलब्धियों को हम 2 भागों में बांटेंगे। सबसे पहले हम उनकी प्रारंभिक विजयों को देखेंगे कि शुरुआत के समय जब उन्होंने शासन कार्य हाथ में लिया तो किन किन क्षेत्रों को विजित किया। फिर हम उनकी दिग्विजय की नीति को देखेंगे। प्रारंभिक विजय में हमें इनकी 2 विजय नजर आती हैं, एक तो नागार्जुन का अंत और एक भंडारक जाति का दमन। अभी नागार्जुन का अंत क्या है और भंडारक जाति का दमन किस प्रकार किस सन में हुआ है, हम उसको देखने का प्रयास करते हैं। अब हम सबसे पहले नागार्जुन की बात करेंगे कि आखिरकार नागार्जुन का पृथ्वीराज चौहान तृतीय संघर्ष क्यों हुआ, आखिर इन दोनों के बीच में टकराव के क्या कारण रहा है। तो इस टकराव के कारण को समझने के लिए हमें इस स्लाइड को फिर से देखना पड़ेगा। और जैसे कि आप सब इस बात को पहले पढ़ चुके हैं कि विग्रराज जो चतुर्थ थे बिशलदेव, उनके 2 पुत्र थे, अपर गांगे और नागार्जुन। और विग्रह चतुर्थ के बाद में शासक बने अपर गांगे, लेकिन अपर गांगे की हत्या आपके पृथ्वीराज सेकंड ने कर दी है। तो अपर गांगे के बाद में जो अगले शासक बने वो पृथ्वीराज सेकंड है। पृथ्वीराज सेकंड की निसंतान मृत्यु हो गई है, इसलिए पृथ्वीराज सेकंड के बाद जो अगले शासक बने वो सोमेश्वर, और सोमेश्वर की हत्या के बाद में जो उनके बाद जो शासक आए हैं उनका नाम है पृथ्वीराज तृतीय। अब जो नागार्जुन है वे चाह रहे हैं कि वो पृथ्वीराज तृतीय की जगह अजमेर या सांबर की गद्दी संभाले। तो राज सत्ता को प्राप्त करने के लिए इन दोनों भाइयों के बीच में एक संघर्ष होता है और ये संघर्ष आपकी 1178 के आसपास होता है और इस संघर्ष में आपके पृथ्वीराज चौहान तृतीय की आपकी जीत होती है। नागार्जुन जो है उसका अधिकार आपके गुड़गांव और उसके आसपास के क्षेत्रों पर था। अब क्योंकि सत्ता के लिए संघर्ष हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि दोनों के बीच प्रत्यक्ष युद्ध होगा और इस प्रत्यक्ष युद्ध में जो पृथ्वीराज तृतीय है उन पृथ्वीराज तृतीय की आपकी विजय होती है और इस प्रत्येक संघर्ष के अंदर
नागार्जुन परास्त हुए हैं और उनका जो सेनापति है देवभट्ट वो आपके मारा गया है। तो इस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान की जो प्रारंभिक विजय है, उन प्रारंभिक विजय में जो सबसे पहले जो उनकी विजय है वो है उनके चचेरे भाई नागार्जुन का अंत। जो उनकी अगली विजय आती है वो थी आपकी 1182 की भंडारक जाति के दमन। ये गुड़गांव, हिसार जो सतलज नदी वाला भाग है वहां पर एक उपद्रवी जाति निवास करती थी जो इसका नाम था भंडारक जाति, और इसका प्रभाव राजपूताना के अलवर और भरतपुर तक था। क्योंकि वो अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखना चाहते हैं, पृथ्वीराज चौहान ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखनी है। तो शांति व्यवस्थाएं तब तक नहीं बनी रह सकती जब तक उपद्रवी जातियों का आपके उन्मूलन नहीं किया जा सके। और इसी शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पृथ्वीराज तृतीय ने भंडारक जाति का आपके दमन किया है। तो इस तरह से जो उनकी प्रारंभिक विजय है, जो उनमें हम देखते हैं कि उनका संघर्ष दो तत्वों के साथ हुआ है, एक तो अपने चचेरे भाई नागार्जुन के साथ और एक उपद्रवी जाति भंडारक जाति के साथ, और दोनों ही आपके तत्वों में उनको विजय प्राप्त हुई है। अब हम अगली क्लास में, अगली कक्षा में उनकी दिग्विजय नीति, तुर्कों के साथ उनका संघर्ष, उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में जानकारी करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।